तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का जो पहला पार्ट था, हमने उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था जिसमें 8 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करवा दिया था। आज हम लोग उसी द्विघात समीकरण को समाप्त करने वाले हैं, मतलब प्रश्नावली 4.1 को आपका पूरा का पूरा समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी उसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। यहाँ पर हल करने के लिए नहीं कहा है, यहाँ पे क्या कहा है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाकर उसको हल करवाने लगते हैं या हल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनाकर हल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि आपका जो टाइम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगना चाहिए था वो आप यहाँ पर दे दिए, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल आपका द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हल नहीं करना है। तो हम जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से लंबाई कितना है, 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन आपको केवल समीकरण बनाकर छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार भूखंड बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आयताकार भूखंड बनाएंगे। ठीक है, तो आयताकार भूखंड हमने मान लेते हैं इस प्रकार से बना दिया। हमने माना कि ये एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई हमने माना x। ठीक है, सबसे पहले इसमें चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तो हमको फायदा होगा। देखिए, अगर हम मानेंगे चौड़ाई को हमने नाम दिया x। ठीक है, चौड़ाई को मान लिया हमने x मीटर, एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। यानी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो चौड़ाई का दोगुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, मीटर में ये आपका लंबाई हो गया। यानी लंबाई आपका आ गया 2x + 1 और चौड़ाई आ गया आपका x। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस उसी को आपको यूज करके लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपके पास क्षेत्रफल को हम एरिया मतलब ए से दर्शा देते हैं, जब जो कि दिया है, कितना दिया है, 528 बराबर लंबाई आपका कितना दिया है, 2x + 1। तो लिख दीजिए 2x + 1। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया है आपका, आपने मान रखा है x, तो यहाँ पे गुणे x कर दीजिए। अब x का इन दोनों में गुणा करवा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 528 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर + x। अब क्या करिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। जब जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर 0। क्योंकि यहाँ तो 0 बचेगा तो हमने वहाँ पे 0 लिख दिया है। यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व नहीं करना है, हम बार बार इसलिए करें क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कैसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक हैं और वो आपके क्रमागत हैं और उनका गुणनफल है आपका 306। तो हमें उन पूर्णांकों को बताना है कि वो पूर्णांक कितना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बात किया है धनात्मक पूर्णांक का, तो धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। मतलब जो आपका संख्या होता है उसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, लेकिन हमको केवल धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर सम और विषम कहता तो दो का अंतर चलता, यानी जो संख्या हम मानते उसमें दो जोड़ते तब जाकर अगला सम पूर्णांक अथवा विषम पूर्णांक मिलता। लेकिन समझिए यहाँ पर कहा है केवल और केवल पूर्णांक, तो पूर्णांक का है तो एक का अंतर चलेगा। जैसे समझिए अगर एक आपका पूर्णांक है धनात्मक तो एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा। कैसे पता, आप कहोगे एक में एक जोड़ दीजिए दो आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम माने यहाँ पर, अगर हम माने कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, यक्स माना। तो जो दूसरा होगा उसमें भी पहले वाले में एक जोड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, यानी जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा यहाँ पे लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर। ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आप एक जोड़ोगे तब जाके आपका अगला धनात्मक पूर्णांक निकलेगा। अब कह रहा है कि इनका यदि गुणा करा दिया जाए, यानी यदि इनका आपस में क्या करा दिया जाए, गुणा करा दिया जाए, तो जो गुणनफल होता है वो मिलेगा आपको 306। ठीक है, तो आपको पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करा देंगे, गुणनफल, यानी जब गुणनफल निकालेंगे इसका लिखेंगे यहाँ पे गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। गुणनफल कितना है आपका 306 है, लिख दीजिए 306 बराबर पहली संख्या यक्स दूसरी संख्या यक्स प्लस 1। आप करवाइए इसका गुणा, तो गुणा करवाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 306 बराबर ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। ठीक है, अब ये 306 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर आप 306 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी द्विघात समीकरण हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है तो हम समझ सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण ही बना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो दूसरा का दूसरा प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, और तीसरे प्रश्न को भी हम लोग एकदम आसान भाषा में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। जो हमारा ये तीसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस सवाल को इस तरीके से समझिए कि दो लोग हैं, एक रोहन है और एक उसकी माँ है। तो जो उसकी माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, और उसके बाद कह रहा है कि उनकी जो आयु का गुणनफल होगा अब से यानी वर्तमान से 3 साल बाद, वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यानी रोहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोहन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उनकी माता जी को यानी माँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु, ठीक है। अगर हम रोहन की वर्तमान आयु को यक्स वर्ष माने, कितना माने, यक्स वर्ष, तो जो उनकी माता जी हैं वो रोहन से कितने साल बड़ी हैं, तो 26 साल बड़ी हैं। तो जो माता जी की आयु होगा वो होगा यक्स प्लस 26 साल बड़ी हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 10 साल का है और उसके पिताजी की उम्र अभी 32 साल की है, तो उनके पिताजी उस बच्चे से कितने साल के बड़े होंगे, तो कितने साल के बड़े हो गए, तो 22 साल के। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, रोहन की आयु में जो 26 था जोड़ दिया, तो रोहन की माता जी की आयु पता चल गई। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 3 साल बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है,
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 वर्ष पश्चात। अगर रोहन की आयु देखें तो रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा तब तक, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3, यहाँ लिख देंगे वर्ष। उसके बाद यदि उनकी माता जी की आयु देखा जाए, चूंकि दोनों बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 वर्ष। ये है उनकी माता जी की आयु। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करना क्या है इसमें कि इसका और इसका गुणा कराना है। तो गुणनफल के पश्चात जो उनकी आयु का गुणनफल आएगा वो आएगा 360। तो हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, यानी एक तरफ लिखेंगे रोहन गुणे उनकी माताजी मतलब माँ, बराबर कितना हो जाएगा 360। तो रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी हो गई है, यक्स प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 3। माता जी की आयु कितनी है, यक्स प्लस 29, तो लिख देंगे यक्स प्लस 29 बराबर कितना 360 की। अब गुणा करवाइए तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस, देखिए 3 नवा 27 और 3 दूना 6, 6 2 8, यानी 29 त्रिक 87। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए बराबर कितना हो गया 360 के। अब इसको जोड़िए तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 यक्स, और यहाँ 87 है तो 87 को एज इट इज़ लिखिए और 360 को इस तरफ लाइए तो हो जाएगा माइनस 360 बराबर 0 के, यानी ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स। अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि आपको भी पता है प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो यहाँ पे बड़ा 360 है, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, यानी ये हो गया आपका 273। ठीक है, यहाँ पर बराबर लगा देंगे आपका 0 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो द्विघात समीकरण हमको मिला वो मिला यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0 के, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो कहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और चौथे सवाल में और देखते हैं कि हमारा चौथा सवाल कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आपका और अच्छा लगता है ये वीडियो तो उसको शेयर करके ज़रूर जाइए। ठीक है, तो चलिए अपना ये जो चौथा प्रश्न है उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई रेलगाड़ी जा रही थी, मान लेते हैं कि वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में मान लेते हैं वो 12 घंटे लेती थी। ठीक है, तो जब उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, 8 किलोमीटर कम कर दिया गया, ठीक है, प्रति घंटा के हिसाब से, तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा ज़्यादा लेगी। देखिए, जब चाल कम होगी तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा। आप बहुत स्पीड से जाइए अपने विद्यालय, बहुत तेज़ी से जाइए तो बहुत कम समय में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं जैसे अगर आपका मित्र और आप दोनों लोग एक ही जगह से मतलब अपने घर से चलना शुरू किए विद्यालय की तरफ, ठीक है, और आपका मित्र साइकिल से है और आप पैदल हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा? आपका जवाब होगा कि साइकिल वाला पहले पहुंचेगा। साइकिल वाला इसलिए पहले पहुंचेगा क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो आपसे ज़्यादा है। आप पैदल चल रहे हो तो आपकी स्पीड काफ़ी कम है, साइकिल से चल रहा है तो उसकी स्पीड आपसे ज़्यादा है। यानी यदि चाल ज़्यादा हुई तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो उसी के कंसेप्ट पर ये क्या करा ये सवाल लगेगा और हम लोग क्या करेंगे, इसे बहुत ही आसानी में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका A से B एक दूरी है जिसकी दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 480 किलोमीटर। अब यहाँ से रेलगाड़ी चलती है और B तक पहुँचती है तो उसकी चाल कितनी होगी, क्योंकि हमसे चाल ही तो पूछा था, तो उसकी चाल मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कोई रेलगाड़ी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस दूरी को
तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप समय निकालिए, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे समय बराबर दूरी बटा सूत्र, दूरी बटा चाल एक फार्मूला होता है, आप उससे निकाल लीजिए। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो समय को यदि t से दर्शाएं, t मतलब टाइम, तो डिस्टेंस कितना है आपका 480 है, लिख दीजिए। और जो आपका स्पीड है उसे आपने क्या किया है, ये माना, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा आपने इसे मान रखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x, और ये आवर में आएगा, ठीक है। यानी ये किस में आ गया, आवर में, मतलब इतना घंटा उसको समय लगेगा 480 बटा x। अब ये सवाल आपका कह क्या रहा है, अब सवाल थोड़ा सा स्टेटमेंट अपना चेंज कर रहा है। कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले x थी, अब चाल में कमी आ जा रही, तो नई चाल कितना हो जाएगा, उसकी नई चाल कितना होगा आप बताइए तब तक, जब तक हम लिखते हैं। पहले x थी, अब कमी हो रही है, तो कमी माइनस को दर्शाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी नई चाल है, दूरी बदली नहीं है। तो जब दूरी बदली नहीं है तो दूरी कितना है आपका, दूरी है 480 किलोमीटर। अब कितना समय लगेगा, तो समय बराबर वही फार्मूला दूरी बटा के चाल का, तो दूरी है 480 और चाल है आपका कितना, x - 8, यहाँ पर घंटा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया। अब ये दोनों समय बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 घंटा ज़्यादा है, ठीक है। 3 घंटा ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसकी चाल जो होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, तभी तो समय ज़्यादा लगा। तो दोनों समय को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों साइड बराबर लिखते हैं, यानी 480 यहाँ x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 480 बटा x - 8। अब दोनों बराबर लिख दिए, ये बराबर नहीं है अभी तक, क्यों, क्योंकि ये 3 घंटा ज़्यादा है। तो ये 3 घंटा ज़्यादा है, तो दो काम हो सकता है, या तो इसको 3 घंटा कम कर दिया जाए, या इस वाले को 3 घंटा बढ़ा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को 3 घंटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पाएगा 480 बटा x - 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 की। अब ध्यान समझिए, इस 3 से ये दोनों कट रहे हैं, क्योंकि 480 यहाँ पे कॉमन है, तो 480 कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए काट रहे हैं, 3 एक कम 3, यहाँ पे काटेंगे तो 16 यहाँ 48 होता है, मतलब 160 हो गया। अब 160 दोनों में कॉमन ले लीजिए, एक्चुअल में हम कॉमन लेकर ही काटे हैं, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि ऐसे कटता है, कॉमन लिए हैं तब काटे हैं। यहाँ पे हो गया 1 बटा x - 8 माइनस 1 बटा x बराबर, यहाँ 1 बचा। अब इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, तो 160 यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, अब देखिए यहाँ पर x - 8 है, जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ बाहर माइनस लगा है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -x, और ये जो -8 था ये हो जाएगा +8। क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप जानते रहोगे तो मिस्टेक बहुत कम होगा, क्योंकि मैथ कुछ नहीं है, मैथ में प्लस माइनस का ही खेल होता है। आप अक्सर बोर्ड एग्जाम में प्लस माइनस में ही गलती करके आते हो, बाकी सवाल आपको आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये लिख दिए हम, और इसका इसमें गुणा करवा लेंगे, तो x² माइनस क्या हो जाएगा 8x बराबर कितने के, 1 के। अब देखिए x से x खत्म हो गया, अब 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, तो लिख दीजिए 128 और 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका 1280। उसके बाद इसका 1 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 8x। आपको कुछ नहीं करना है, बस पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो हमारा दूसरा का चौथा सवाल था उसको द्विघात समीकरण में बदलना था, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में हम बदले, x² माइनस 8x माइनस 1280 इसका लास्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा सवाल पसंद आया होगा, और ये आपका द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए। और एकदम पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हम क्लास 10th का मैथ कवर करते चल रहे हैं। इवन क्लास 10th का मैथ नहीं, क्लास 11th का भी मैथ,
क्लास 12th का भी मैथ, ठीक है, और आपका हिंदी, आपका इंग्लिश जो भी हमसे बन रहा है, और आपका साइंस भी, हम उसको कवर करते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।